अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जो किताब पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? अस्बाकुन नव। देख रहे हैं ना, एक किताब निकाल। अस्बाकुन नव किताब आप लोगों को पढ़नी है। देखिए, आप यहाँ जो आए हैं पढ़ने के लिए, वो अरबी पढ़ने के लिए आए हैं ना, इसलिए आए ना। तो अरबी में दो चीज़ बहुत अहम होती है। अरबी सीखने के लिए, अरबी पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको समझने के लिए, एक नव और दूसरे शब्द। इस किताब में यही दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक, इस किताब के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नव के बयान में, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए पहला हिस्सा जो है वो इसम के बयान में। अभी मैं बाद में बताऊँगा कि इसमें क्या है, नव क्या है। और दूसरा जो हिस्सा इसका है वो फेल के बयान में है, यानी सर्फ के बयान में। सर्फ और फेल किसको कहते हैं हम बाद में समझेंगे। पहला हिस्सा जो है, नव वाला हिस्सा जो है, इसको आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें 90% चीज़, 99% चीज़ ऐसी है जो आपको समझनी है, बहुत गौर से समझना है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बिलमुकाबिल जो दूसरा हिस्सा, सर्फ वाला हिस्सा है, उसमें 90-99% चीज़ें सिर्फ रटने वाली, यानी याद करने वाली। उसको आप चाहे जितना समझ लें, लेकिन अगर आप उसको रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, असबर नहीं करेंगे, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों फ़र्क को आप समझिए। पहला हिस्सा जो है उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, याद करने से ज़्यादा समझने की कोशिश, और दूसरे हिस्से में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी कोई इल्म, नया इल्म सीखने जा रहे हैं, एक अरबी आपके लिए एक नया इल्म है, एक नई ज़ुबान है जिसको आप पहले से नहीं जानते। अरबी जानते हैं आप? अरबी बोलना, अरबी में चीज़ों को समझना, अरबी पढ़ना, ये नहीं जानते आप। यानी आप एक नया इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। नया इल्म हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले आप ये इरादा करें कि आप मेहनत करके आएँ। मेहनत करने का तरीका क्या है कि जो सबक कल आपको पढ़ना है उसको आप एक मरतबा घर पर ज़रूर पढ़ें, मेहनत से। जहाँ जब तक चीज़ें समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, जो समझ में ना आए उसको छोड़ दें। फिर जब अगले दिन क्लास में आएँ तो उसको आप एक मरतबा जब उस्ताद पढ़ाए तो उसको बहुत गौर से सुनें, और फिर देखें कितनी चीज़ें आपको घर में समझ में आई थी और कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई। उस्ताद जो समझाए उसको समझिए, जो समझ में ना आए उसको पूछिए। फिर तीसरे नंबर पर जो काम करना है आपको, घर जाने के बाद वही सबक फिर दोबारा पढ़ना है। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं तो आप कामयाब तारीख। तो बहरहाल अब आप किताब खोलिए। किताब का सफ़ा नंबर 10 पूरा हुआ है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, नव वो इल्म है जिसमें कलमा और कलाम को सही तौर पर इस्तेमाल करने के तरीके या कायदे बताए जाते हैं। देखा आप लोगों ने? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि नव एक इल्म है। दुनिया में बहुत सारी इल्म है, जैसे डॉक्टरी एक इल्म है, इंजीनियरिंग एक इल्म है, तबाबत एक इल्म है। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारी इल्म है। डॉक्टरी में आपको क्या सिखाया जाता है? क्या आपको क्या सिखाया जाता है? डॉक्टरी में आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से मर्ज़ को पकड़ना है, मरीज़ के मर्ज़ की शनाख्त करनी है, और फिर उस मर्ज़ के एतबार से किस तरह से दवा देनी है। यही वो चीज़ सिखाई जाती है ना। इंजीनियरिंग में क्या सिखाया जाता है? इंजीनियरिंग में ये सिखाया जाता है कि किस तरह से एक ज़मीन को देखना है, उस ज़मीन में कितना बड़ा घर बन पाएगा, उसमें घर के किस हिस्से में क्या चीज़ बनानी है। ये तमाम डिज़ाइनें आप किस में बताई जाती है? इंजीनियरिंग में। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारी इल्म है। इसी तरह गाड़ी बनाने का एक इल्म है जिसको मैकेनिक आप कह सकते हैं। उसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि गाड़ी किस तरह से बनानी है, उसको किस तरह से चलाना है, तमाम चीज़ें। तो इसी तरह से नौ भी एक इल्म है। अब सवाल पैदा होता है कि नौ में आपको क्या सिखाया जाता है? ठीक, आप जानते हैं डॉक्टरी में क्या सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग में क्या सिखाया जाता है। उसी तरह से नौ भी एक इल्म है। तो नौ में क्या सिखाया जाता है? नौ में 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक कलमा, देखो लिखा हुआ है ना, जिसमें कलमा और कलाम को सही तरीके पर या सही कायदे पर इस्तेमाल करने के कायदे बताए जाते हैं। यही लिखा हुआ है ना। तो 2 चीज़ें आपको नौ में सिखाई जाती हैं, एक कलमा और दूसरे कलाम। कलमा किसको कहते हैं मालूम है? कलमा लफ्ज़ को कहते हैं। एक लफ्ज़ जो आपके मुँह से निकलता है वही कलमा है। जैसे किताब, कलम, कापी, पंखा,
ब्लैक बोर्ड, दरसगाह, मदरसा, ये सब एक लफ्ज़ है ना जो आपकी जुबान से निकल रहा है, तो यही सब कलमे। कलमा समझ में आ गया ना। और कलाम किसको कहते हैं? जब कई कलमे आपस में मिल जाते हैं और एक बात बन जाती है तो उसको कलाम कहते हैं। जैसे देखो, हामिद खेल रहा है, दो अलग अलग कलमे हैं, दोनों मिल गए तो एक बात बन गई, हामिद खेल रहा है। इसी तरह यहाँ देखो, घर बड़ा, दो अलग अलग लफ्ज़ है ना, ये दोनों लफ्ज़ मिले क्या बन गया? घर बड़ा है, एक बात बन गई। तो कलमा कहते हैं एक लफ्ज़ को और कलाम कहते हैं एक पूरी बात। ठीक। अब देखिए, कलमा और कलाम को सही तौर पर इस्तेमाल करने के जो कायदे बताए जाते हैं उसको हम नौ कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, एक किताब एक लफ्ज़ है, आप इसमें तरह तब्दीली कर जाते हैं, किताबें, देख रहे हो। इसी तरह देखो, हिंदुस्तान से आप इसको बना सकते हैं हिंदुस्तानी। इसी तरह से मारना से आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, मार, मार रहा है, मारता है। इसी तरह से अच्छा आप देखिए जरा इधर, जब किताब के आखिर में आप ये दो लफ्ज़ बढ़ा दिए ऐं, तो क्या बन गया? किताबें। माना में कुछ तब्दीली हुई, क्या तब्दीली? जमा। लेकिन कोई और लफ्ज़ बढ़ाएंगे तो ये माना पैदा होगा। किताब के आखिर में आप मीम बढ़ा दें किताबम, तो जमा का माना पैदा होगा। जब तक यही लफ्ज़ बढ़ाएंगे तभी माना पैदा होगा जमा का ना। इसी तरह से देखिए, हिंदुस्तान, आपने हिंदुस्तान के आखिर में क्या बढ़ा दिया? हिंदुस या बढ़ा दिया, क्या हो गया? हिंदुस्तान। अब क्या माना हो गया? हिंदुस्तान का रहने वाला, यही माना हुआ ना। अच्छा, कोई और लफ्ज़ आप यहाँ बढ़ाएंगे तो माना पैदा होगा। अगर आप हिंदुस्तानी किसी को कहना चाहते हैं यानी हिंदुस्तान का रहने वाला, तो या के अलावा कोई लफ्ज़ बढ़ाने पर माना पैदा हो सकता है? नहीं पैदा होता। इसी तरह से आप तीसरे लफ्ज़ पर आइए, एक लफ्ज़ है मारना, आपने उससे नून और अलिफ हटा दिया तो क्या हो गया? मार। उसमें रहा है जोड़ दिया तो क्या हो गया? मार रहा है, मारता है। अच्छा, ये माना पैदा करने के लिए कोई और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आखिर में वाव नून बढ़ा दिए, इसके आखिर में कोई और लफ्ज़ बढ़ा दिए तो ये माना पैदा होगा? ये माना पैदा होगा? ये माना नहीं। तो नौ आपको यही बतलाती है कि इस लफ्ज़ में कौन सा हर्फ बढ़ाने पर कौन सा माना पैदा होगा। अगर आप जमा का माना पैदा करना चाहते हैं किताब के अंदर, तो आपको आखिर में क्या बढ़ाना पड़ेगा? आए किताबें। कोई और लफ्ज़ बढ़ाओगे तो माना पैदा नहीं होगा। तो एक चीज़ क्या बताएगी आपको? यही नौ बताएगी। तो नौ कितनी अहम है? यानी आप एक लफ्ज़ के अंदर मुख्तलिफ माना पैदा करना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ माना आपको कैसे मालूम होगा? नौ के जरिए। हिंदुस्तान के अंदर आप माना पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तानी, तो कौन बताएगा आपको कैसे इसके अंदर तब्दीली पैदा करनी? नौ बताएगा। किताब को जमा करना चाहते हैं तो कैसे, कौन बताएगा कि इसको जमा कैसे बनाना है? नौ बताएगा। तो नौ ये तरीका बताती है कि किस तरह से आपको एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल करना है, या एक लफ्ज़ में किस तरह से मुख्तलिफ तब्दीली करके मुख्तलिफ माना पैदा करना है। ठीक। इसी तरह से मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है जैद। अब जैद किसी का नाम होगा ना, अब तुम उसको रेलियाना चाहते हो, उसको रेलिया कर पुकारना चाहते हो, तुम क्या बढ़ाओगे उसके आगे? बताओ बताओ ना, हंस पूरे। देखो, जैद है, उसको रेलिया कर पुकारना चाहते हो तो क्या कहोगे? जैद, जैदवा, जैदवा कहोगे ना। अच्छा, वाह अगर नहीं बढ़ाओगे तो रेलियाने वाला माना पैदा होगा? यहाँ नहीं पैदा। तो कौन बताएगा कि आप अगर इस लफ्ज़ के अंदर इस नाम को रेलियाना चाहते हैं तो उसके आखिर में आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? वाह। ये नौ आपको बताएगा। तो नौ का पहला काम यही है जो आपको बतलाती है कि एक लफ्ज़ के अंदर मुख्तलिफ माना पैदा करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि नौ का पहला काम क्या है? एक लफ्ज़ या एक कलमे के अंदर मुख्तलिफ मानी पैदा करने के लिए हमें कौन से अल्फाज बढ़ाने पड़ेंगे, ये हमें बताती है नौ। अब नौ का दूसरा काम है। नौ का दूसरा काम क्या है? मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर बात कैसे बनानी। बात कैसे बनती है? जब हम कई लफ्ज़ आपस में जोड़ते तभी बात बनती है ना। जैसे अभी हमें कहना है घर बड़ा है, तो हमने कितना लफ्ज़ जोड़ा इसमें? घर बड़ा है। तीन लफ्ज़ हमने इजाफा किया इसके अंदर कि नहीं? तो जब मुख्तलिफ अल्फाज जुड़ते हैं आपस में तब जाकर क्या बनता है? एक पूरी बात बनती है, एक पूरा कलाम या एक पूरा जुमला बनता है। लेकिन आप
कई अल्फाज को जिस तरतीब से चाहे जोड़कर बात बन जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, घर बड़ा है, इसमें कितने लफ्ज हैं? 3 लफ्ज। अगर आप इसको जिन तरतीब से चाहे रख दें माना पैदा होगा। जरा देखिए, घर बड़ा है बड़ा घर। अब ये माना पैदा हो रहा है ना, लेकिन अल्फाज को नहीं, अल्फाज में कोई तब्दीली है? यहाँ भी 3 लफ्ज है, यहाँ भी 3 लफ्ज, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी घर, यहाँ भी घर। लेकिन जरा देखिए, ये माना पैदा हो सकता है इससे? तो देखिए, माना यानी जुमला बनाने के लिए, बात बनाने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं होता है कि आप मुख्तलिफ कलमों को आपस में जोड़ दें, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ कलमों को आप एक तरतीब से जोड़ें। अगर आप तरतीब से नहीं जोड़ेंगे तो माना पैदा हो पाएगा नहीं। देखो इधर देखो, हामिद खेल रहा है ना। अगर मैं इसकी तरतीब बदल दूँ, रहा खेल हामिद, तो माना पैदा होगा नहीं। लेकिन अल्फाज तो सब वही हैं, अल्फाज में कोई तब्दीली हुई है? अल्फाज यहाँ भी खेल रहा हामिद, यहाँ भी वही लफ्ज़ है, यहाँ भी खेल रहा हामिद वही लफ्ज़ है, लफ्ज़ में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन मैंने तरतीब बदल दी तो माना ख़त्म हो। तो देखिए, नव आप यही वो चीज़ बताती है। पहली चीज़ कि एक कलमे के अंदर मुख्तलिफ तब्दीली पैदा करके किस तरह से मुख्तलिफ मानी बनाना है। किताब के अंदर जमा का माना पैदा करना है तो आप जोड़ देंगे किताबें। जैद के अंदर रेडियाने का माना पैदा करना है तो उसके आगे आप जोड़ देंगे वाह, जैद वाह। इसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर ये माना पैदा करना है कि फला हिंदुस्तान का रहने वाला है तो उसके आगे आप जोड़ देंगे या, हिंदुस्तानी। इसी तरह से मारना के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज जोड़ेंगे, मुख्तलिफ अल्फाज घटाएंगे तो मुख्तलिफ माना बन जाएगा, मार, मारता है, मार रहा है, मारेगा वगैरह। तो एक लफ्ज़ के अंदर मुख्तलिफ मानी पैदा करने की मुख्तलिफ तब्दीली कौन बतलाता है आपको? नव। इसी तरह से मुख्तलिफ अल्फाज को एक ख़ास तरतीब में जोड़कर एक बात बनाने का तरीका भी आपको कौन सिखाता है? नव। तो नव का ही 2 काम। पहला काम क्या है? अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ तब्दीली पैदा करके मुख्तलिफ मानी पैदा करना, ठीक। और दूसरा काम नव का क्या है? अल्फाज को सही तरतीब से जोड़कर मुकम्मल बात बनाना। यही 2 काम नव का, ठीक। अब आप आगे देखिए, तो नव किसको कहते हैं? अब आप समझ गए ना। नव उस इल्म को कहते हैं जिसमें कलाम, इधर देखो, नव उस इल्म को कहते हैं जिसमें कलमा और जिसमें कलाम दोनों को सही तरीके पर इस्तेमाल करने के कायदे बताए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कलमा। कलमा एक लफ्ज़ को कहते हैं, मसलन रशीद, इंसान, ज़मीन, आसमान, जंगल, मकान, अच्छा बुरा, मैं, वो, यहाँ, वहाँ। अब देखो कलमा, मैंने इससे पहले तुम्हें बताया कलमा किसको कहते हैं। कलमा एक लफ्ज़ को कहते हैं जो आपकी ज़ुबान से निकलता है, आपके मुँह से निकलता है। इधर देखो जी, किताब हमारे मुँह से निकलने वाला एक लफ्ज़ है कि नहीं? तो किताब क्या हो गया? कलमा, ठीक। पंखा हमारे मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ है कि नहीं? तो क्या हो गया? कलमा। चाक एक लफ्ज़ है कि कई लफ्ज़ है? एक लफ्ज़ हमारे मुंह से निकला है, एक लफ्ज़ चाक, तो चाक क्या हो गया? कलमा। टेबल क्या हो गया? कलमा। इंसान के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, चाक का एक माना है कि नहीं? टेबल का एक माना है कि नहीं? कुर्सी का एक माना है कि नहीं? मोबाइल का एक माना है ना? तो ये सब के सब क्या हो गए? हाँ, तो बहुत आसान है। इंसान के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ जिसका कोई माना हो उसको हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। किताब कलमा है कि नहीं है? कैसे कलमा है? क्योंकि इंसान के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ है और उसका एक माना है। नदी कलमा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इंसान के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ है और उसका एक माना, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो क्या है? कलाम। कलाम एक पूरी बात को कहते हैं, एक पूरी बात आप जानते हैं, यानी जब मुख्तलिफ अल्फाज मिल जाती हैं तो एक पूरी बात बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? कलाम। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, घर बड़ा है, मुख्तलिफ अल्फाज है ना, ये जब मुख्तलिफ अल्फाज मिले तो एक पूरी बात बन गई कि नहीं? क्या बन गई? घर बड़ा है, घर के बड़े होने की खबर मिल गई कि नहीं मिल गई? एक पूरी बात हो गई। इसी तरह से देखो, हामिद खेल रहा, 2 अलग अलग अल्फाज हैं कि नहीं है? जब ये दोनों जुड़े क्या हो गया? हामिद खेल रहा है, तो एक पूरी बात बन गई कि नहीं बन गई? तो इसी को कहते हैं कलाम। कलमा कहते हैं एक लफ्ज़ को और कलाम कहते हैं पूरी बात। अब ज़रा बताना कौन कलमा कौन कलाम? हामिद खेल रहा है, ये कलमा है कि कलाम? पंखा चल रहा है, कलमा है कि कलाम? क्लास बड़ा है, कलमा है कि कलाम? क्लास।
घर छोटा है, कलमा है कि कलाम? कलाम। छोटा कलाम। समझ गया ना? तो कलमा एक लफ्ज़ को कहते हैं और कलाम पूरी बात को कहते हैं। अब उसके बाद आगे आएंगे। अब देखिए क्या है, आगे पढ़िए। हाँ, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कलमा की 3 किस्में हैं। अब यहाँ पर बहुत और देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कलमा की किस्में। कलमा तो आप जानते हैं किसको कहते हैं? इंसान के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़, वही कलमा। अब क्या लिखा हुआ है कि कलमा की किस्में। ये नक्शा देखकर तुम्हारे ध्यान में क्या बात आ रही है? क्या बात आ रही है कि कलमा 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। यानी इंसान के मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है, बात नहीं, जो एक लफ्ज़ निकलता है वो कितने तरह का होता है? या तो इसम होता है, या तो फेल होता है, या तो हर्फ होता है। अभी हम बाद में समझेंगे कि इसमें क्या है, फेल क्या है और हर्फ क्या है। लेकिन अभी इतना ही समझना है, इंसान के मुंह से जो एक लफ्ज़ निकलता है यानी कलमा, वो कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? 3 हिस्सों में, इसम, फेल और हर्फ। अब हम सबसे पहले लेते हैं इसम। इसको लेते हैं इसम। इसम देखो कहते हैं किसी चीज़ के नाम, किसी भी चीज़ के नाम, किसी चीज़ के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी शख्स के नाम को। समझ गए? जैसे मिसाल के तौर पर टोपी एक चीज़ का नाम है ना, तो टोपी क्या हो गया? इसम। आजमगढ़ एक जगह का नाम है ना, तो आजमगढ़ क्या हो गया? इसम। गंगा नदी एक नदी का नाम है ना, गंगा, तो गंगा क्या हो गया? इसम। मदरसतुल इस्लाह एक मदरसे का नाम है, तो मदरसा क्या हो गया? मदरसतुल इस्लाह। इसम। टेबल एक चीज़ का नाम है ना, तो ये क्या हो गया? तो किसी जगह, किसी शख्स या किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? मोहम्मद। किसी शख्स का नाम है ना, तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद। इसम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी शख्स के नाम को इसम कहते हैं। पंखा किसी चीज़ का नाम है ना, तो पंखा क्या है? चाक किसी चीज़ का नाम है ना, तो चाक क्या हो गया? दरवाज़ा किसी चीज़ का नाम है कि नहीं है, तो दरवाज़ा क्या हो गया? खिड़की किसी चीज़ का नाम है ना, तो क्या हो गया? इसी तरह से हामिद किसी शख्स का नाम है, तो हामिद क्या हो जाएगा? इसी तरह से लंदन एक जगह का नाम है ना, तो लंदन क्या हो जाएगा? अमेरिका क्या होगा? इसम की कुछ और इसम। कैसे इसम होगा? क्योंकि ये जगह का नाम। सऊदी अरबिया इसमें कैसे मालूम? क्योंकि ये जगह का नाम है। सरामीर जगह का नाम है, लिहाजा क्या हो जाएगा? हामिद शख्स का नाम है, लिहाजा क्या हो गया? इसम। मोबाइल एक चीज़ का नाम है, लिहाजा क्या हो गया? इसम। तो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसम। समझ गए? अब देखो इसमें जो है 2 किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं इसमें ज़ात, क्या कहते हैं? इसमें ज़ात। दूसरे को हम कहते हैं इसमें सिफात। इसमें की है 2 किस्में होती हैं बस। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें सिफात। इसमें ज़ात क्या है, इसमें सिफात क्या है, इसको आप लोग बाद में समझिएगा, लेकिन एक आसान सी मिसाल के जरिए मैं इसको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम कुछ अल्फाज लिखते हैं ना, ये नक्शा ध्यान में रहेगा करना वाला ना, ठीक है। ये तो तुम जान रहे हो कि इसम किसको कहते हैं। अब फिर मैंने कहा कि इसम की 2 किस्में होती हैं, एक इसमें ज़ात और दूसरे इसमें सिफात। इसमें ज़ात क्या है, इसमें सिफात क्या है, ये चीज़ आप आगे चलकर जानेंगे। लेकिन कौन सा इसम इसमें ज़ात है, कौन सा इसम इसमें सिफात, इसको पहचानेंगे कैसे, उसका मैं तरीका बता दूँ। ठीक, मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ इसमें लिखते हैं, उसके बाद अभी हम देखेंगे। ज़ैद इसम है ना,
बड़ा, नदी, खूबसूरत, लड़का, छोटा। देखो ये सब के सब क्या है, सब के सब इसमें। अब इसमें जात और इसमें सिफात दोनों मिले हुए, समझ गए? इसमें जात और इसमें सिफात, इसमें दोनों मिले हुए। अब हम एक तरीका पैदा करेंगे जिसके जरिए से हम इसमें जात और इसमें सिफात को अलग करें। ठीक, तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि आप यहाँ देखिए इन क्या है, ये कौन है। ठीक, एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ये कैसा है, ये कैसी। ये सामने रहना चाहिए, ये क्या है, ये कौन, ये कैसा है, ये कैसी। अब इस लफ्ज को यहाँ लाकर तुम सवाल पैदा करो। अब अगर ये लफ्ज जो है इसके जवाब में या इसके जवाब में सेट हो जाता है, ये क्या है, ये कौन है, इन दोनों सवालों के जवाब में जो अल्फाज सेट हो जाएंगे वो समझ जाओ इसमें ज़ात। ठीक, और जो इसके सवाल में सेट ना हो बल्कि इस सवाल में सेट हो, इसके जवाब में सेट हो, वो समझ जाओ क्या इसमें सिफात। यानी ये क्या है, ये कौन है कि जवाब में जो आएंगे वो बन जाएंगे इसमें ज़ात, और ये कैसा है, ये कैसी है कि जवाब में जो आएंगे वो क्या बन जाएंगे इसमें सिफात। अब एक एक करके अगर ज़ैत के बारे में कहना हो तो क्या कहोगे? ये क्या है या ये कौन है, ये कैसा है या ये कैसी है? ये कौन है, तो ज़ैत का लफ्ज़ किसमें से हुआ? इसके सवाल में ना, इस सवाल के जवाब में आया ना, तो क्या हो जाएगा इसमें ज़ात। अब एक लफ्ज़ है बड़ा, एक लफ्ज़ है बड़ा। अब देखो ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा है या ये कैसी है। तो ये कहोगे ये क्या है, ये बड़ा है, या ये कैसा है, ये बड़ा है। कैसा या क्या किसके जवाब में है? ये कैसा है, ये कैसा है, ये बड़ा। तो कैसा के जवाब में बड़ा आया ना, तो कैसा क्या बन जाएगा, बड़ा क्या बन जाएगा इसमें सिफात। फिर उसके बाद देखो नदी। अब सवाल में देखो ये क्या है, उसके जवाब में तुम कहोगे नदी। अगर तुमसे कोई पूछे ये क्या है, तुम कह सकते हो ये नदी है कि नहीं कह सकते? कह सकते हो ना। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि ये क्या है, तुम कह सकते हो कि ये नदी है, ये कहना सही होगा ना। तो ये किसके जवाब में सेट होगा? ये क्या है, तो क्या बन जाएगा इसमें ज़ात। अब उसके बाद कौन सा लफ्ज़ खूबसूरत। अब इसमें देखो इसके जवाब में सेट हो रहा है, ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा है, कैसी। ये कैसा है, तुम जवाब दे सकते हो ये खूबसूरत है। अगर कोई तुमसे पूछे ये कैसा है, तो तुम जवाब में कह सकते हो ना ये खूबसूरत है। तो खूबसूरत क्या हो गया इसमें सिफात। इसी तरह देखो एक लफ्ज़ है लड़का। देखो ये किसके जवाब में सेट हो सकता है, ये कौन है, ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसी। ये कौन है, लड़का क्या हो गया इसमें ज़ात। फिर उसके बाद देखो ये छोटा। ये देखो किसके जवाब में आ रहा है, ये कैसा है, मतलब छोटा क्या बन जाए इसमें सिफात। समझ आ गया ना। तो जो लफ्ज़ या जो इसम ये कौन है या ये क्या है कि जवाब में आया, क्या बन जाएगा इसमें ज़ात। और जो इसम ये कैसा है या ये कैसी है कि जवाब में आ जाए, क्या बन जाएगा इसमें सिफात। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक। अब उसके बाद आप दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, इसमें के बाद कौन सी चीज़ है, फेल। ठीक, कलमा की दूसरी किस्म क्या है, फेल। तो अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा नहव क्या है। नहव में हमने पढ़ा है कि नहव उस इल्म को कहते हैं जिसमें कलमा और कलाम दोनों को सही तरीके पर इस्तेमाल करने के कायदे बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा कलमा।
कलमा के बारे में हमने ये जाना कि कलमा वो एक लफ्ज़ है जो इंसान की ज़ुबान से निकलता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कलाम, यानी मुख्तलिफ जब कलमे आपस में एक ख़ास तरतीब से मिल जाते हैं, पूरी बात बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कलाम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कलमा की किस्में। कलमा की किस्मों में सबसे पहले कौन सी चीज़ आई? इसम के बारे में हमने पढ़ा कि इसम कहते हैं किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को। फिर हमने पढ़ा कि इसम की दो किस्में हो जाती हैं, नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें सिफात। इसमें ज़ात को पहचानने का तरीका क्या है? अगर कोई भी लफ्ज़ ये क्या है कि जवाब में आ जाता है, जैसे मोबाइल, ये क्या है जवाब में कह सकते हो ना मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो गया? इसमें ज़ात। पंखा है, कोई पंखे की तरफ इशारा करके तुमसे कहे ये क्या है, क्या कहोगे? तो पंखा का लफ्ज़ ये क्या है कि जवाब में आ गया कि नहीं? तो पंखा क्या हो गया? ज़ात। इसी तरह से अगर कोई तुमसे पूछे ये कैसी है, तुम क्या कहोगे? चौड़ी। तो लफ्ज़ चौड़ी क्या हो गया? सिफात। इसी तरह से कोई पूछे कि ये कैसा है, तुम क्या कहोगे? चॉकलेटी। तो लफ्ज़ चॉकलेटी क्या हो गया? इसमें सिफात। कोई पूछे कि ये कैसी है, तुम क्या कहोगे? सफ़ेद। तो लफ्ज़ सफ़ेद क्या हो गया? कोई मेरे बारे में पूछे ये कौन है, तुम क्या कहोगे? ये मेरे उस्ताद हैं। तो उस्ताद क्या हो गया? इसमें ये कौन के जवाब में आया ना, तो इसमें ज़ात और इसमें सिफात को पहचानने का तरीका है। अगर ये क्या है कि जवाब में कोई चीज़ सेट होती है तो इसमें ज़ात है, और अगर ये कैसी है या ये कैसा है कि जवाब में कोई चीज़ सेट होती है तो इसमें सिफात है। समझ में आ गई कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पर कोई तुमसे पूछता है ये क्या है, तुम क्या कहोगे? टेबल। मतलब टेबल क्या हो गया? इसमें ज़ात है, इसमें सिफात। उसके भी मुकाबले आपको पूछता है कि ये कैसी है, तो आप कहोगे चौकोर। तो लफ्ज़ चौकोर क्या हो गया? इसमें सिफात। समझ में आया? कोई पूछेगा ये क्या है, तुम क्या कहोगे? कुर्ता। तो लफ्ज़ कुर्ता क्या हो गया? इसमें ज़ात। पूछेगा कैसा है, तो कहोगे सफ़ेद है। तो लफ्ज़ सफ़ेद क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं? कोई पूछ रहा है क्या है, तुम क्या कहोगे? चश्मा। तो लफ्ज़ चश्मा क्या हो गया? है कि नहीं? इसमें ज़ात हो गया। कोई पूछेगा कैसा है, तुम कहोगे काला है। तो लफ्ज़ काला क्या हो गया? समझ गए कि नहीं? इसमें ज़ात और इसमें सिफात। अब आगे उसके बाद कलमा की दूसरी किस्म है, वो है फेल। क्या है? फेल क्या जानते हो? फेल में दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1 काम प्लस ज़माना। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तब बनेगा, यानी फेल बनने के लिए दो चीज़ों की शर्त, नंबर 1 काम और नंबर 2 ज़माना। अगर इनमें से कोई एक चीज़ कम हो जाएगी, काम या ज़माना, तो फेल नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि काम क्या है, ज़माना क्या है। अब तो इसे समझ गए कि दो चीज़ें जब मिलती हैं, काम और ज़माना, तो क्या बनता है? फेल बनता है। लिहाजा अगर इनमें से कोई एक चीज़ हट गई तो फेल बनेगा? नहीं बनेगा। अब हमें समझना है कि काम क्या है और ज़माना क्या है। हंसना, खेलना, कूदना, नाचना, दौड़ना, भागना, रुकना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? काम है ना, ये काम हो गया। देखो कोई भी काम जब होता है वो किसी वक्त में होता है। कोई भी जब काम होगा, मान लो हंसना एक काम है, जब एक काम होगा तो किसी वक्त में होगा ना, तो उसी वक्त को हम ज़माना कहेंगे। उसको हम मिसाल से समझते हैं, मिसाल से आसानी से समझ आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ अल्फाज लेते हैं तो काम समझ आ गया किसको कहते हैं? हंसना, खेलना, कूदना, भागना, उठना, दौड़ना, ये सब क्या है? काम। ये सब काम जो हम किसी वक्त में होंगे ना, उसी वक्त को हम क्या कहेंगे? ज़माना। ठीक, इसको अभी मिसाल से आसानी समझ लो। मिसाल के तौर पर देखो, ज़ैद ने सुना। ठीक, ज़ैद सुनता है। ठीक, ज़ैद सुनेगा। अब जरा हामिद ने खा लिया है। ठीक, हामिद खाता है। ठीक, हामिद खाएगा। देखो काम क्या है? सुनना। यही काम हो रहा है ना। हामिद कौन सा काम कर रहा है?
ये सुनने का काम कर रहा है। काम क्या है? सुनना। जैद कौन सा काम कर रहा है? सुनने का। और यहाँ देखो, यहाँ काम क्या हो रहा है? खाने का। यहाँ सुनने का काम हो रहा है और यहाँ खाने का काम। अब जरा पहले जुमले पर गौर करो। जैद ने सुना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जैद ने सुना। काम क्या हुआ है? सुनने का काम हुआ है, ठीक। लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त ये काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है? उससे पहले सुनने का काम हो चुका है कि नहीं? जब तुम कहते हो जैद ने सुना, या मैं तुमसे कहता हूँ जैद ने सुना, तो जिस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उससे पहले सुनने का काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बताओ। हो चुका है ना। यानी इस काम के करने का वक्त गुजर चुका है। जब वक्त गुजर चुके काम का, उसको हम कहते हैं माजी। क्या कहेंगे? माजी। अब दूसरे जुमले में जैद सुनता है या जैद सुन रहा है। जैद सुन रहा है। काम क्या हो रहा है? सुनने का, ठीक। जिस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि जैद सुन रहा है, जिस वक्त हम बात कर उस वक्त काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी वक्त काम हो रहा है ना। जब उस वक्त जिस वक्त काम हो रहा हो और उसी वक्त बात भी, उसको हम क्या कहेंगे? हाल। उसको हम क्या कहते हैं? हाल। जब बात हो रही हो और काम भी हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? हाल। ठीक। दूसरा। अब तीसरे नंबर पर जैद सुनेगा। जैद सुनेगा। काम क्या हो रहा है? सुनने का। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जैद सुनेगा, तो जिस वक्त मेरी तुमसे बात हो रही है उस वक्त काम हो चुका है? बताओ। यह हो रहा है? नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में होगा। जब काम आने वाले वक्त में होता है तो उसको हम कहते हैं मुस्तकबिल। अगर काम हो चुका है यानी करने का वक्त गुजर चुका है, उसको हम कहेंगे ज़माने माजी, ठीक। अगर सुनने का वक्त हो रहा है यानी काम जो होना है वो हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ज़माने हाल। और जिस वक्त बात हो रही है उस वक्त काम तो हुआ नहीं है, न हो रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में होगा। यानी जब आने वाले वक्त में काम होने वाला होता है उसको हम कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल। ठीक। अब ये चीज़ ध्यान रखिए। हामिद ने खाना खा लिया। तुम बताओ, हामिद ने खाना खा लिया। जिस वक्त मेरी बात तुमसे हो रही है उस वक्त खाने का काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो ये कौन सा ज़माना हुआ? गुजरा हुआ ज़माना हुआ ना, तो इसको क्या कहेंगे? माजी, ठीक। दूसरा जुमला देखो। हामिद खाना खा रहा है या हामिद खाना खाता है। जिस वक्त मेरी गुफ्तगू हो रही है उस वक्त हामिद का काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी जिस वक्त काम हो रहा है उसी वक्त जिस वक्त हमारी गुफ्तगू हो रही है उसी वक्त काम भी हो रहा है, यानी इस वक्त काम हो रहा है। कौन सा ज़माना हुआ? हाँ, इसको कहेंगे हाल। अब देखो तीसरा जुमला। हामिद खाना खाएगा। खाना खाने का काम हो चुका है या हो रहा है या होगा? होगा ना, यानी अभी आने वाले वक्त में होगा, हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ज़माने मुस्तकबिल। तो देखो फेल के लिए शर्त है। फेल उसी को कहेंगे जिसके अंदर काम हो और इन तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना, काम हो लेकिन कोई ज़माना ना हो, तो फेल कहेंगे उसको। मारना, इसके अंदर कोई ज़माना है, काम है, ज़माना है कोई, तो ये फेल होगा? नहीं होगा। हंसना, हंसना काम है कि नहीं जी? हंसना एक काम है ना, लेकिन किस वक्त में हुआ हंसना? कोई ज़माना है इसके साथ? मादी का, मुज़ारे, हाल का या मुस्तकबिल का कोई ज़माना है? नहीं है, तो इसको हम फेल कहेंगे। फेल हम उसी वक्त कहते हैं जब काम भी हो रहा हो और उसके साथ साथ कोई ज़माना। सुनेगा, सुनना एक काम है और उसके अंदर ज़माना है कि नहीं है? कौन सा ज़माना है? आने वाला, तो क्या बन जाएगा? फेल। क्या बन जाएगा? फेल। हामिद रोया, रोना एक काम है ना, रोने का काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो देखो काम प्लस ज़माना दोनों पाया गया कि नहीं, तब क्या हो जाएगा? फेल। क्या हो जाएगा? फेल। इसी तरह देखो मोहम्मद सुन रहा है, सुनना एक काम है कि नहीं है? इसके अंदर कोई ज़माना है? कौन सा ज़माना है? हाल वाला। तो काम और ज़माना दोनों मिल गए, अब क्या बन गया? फेल बन गया। इसी तरह देखो मोहम्मद पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, और ज़माना कौन सा है? हाल का, तो क्या हो गया? जब काम और ज़माना दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा?
फेल समझ गए किसको कहते हैं? फेल कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसके अंदर काम भी हो और कोई ज़माना भी हो। काम भी हो और कोई ज़माना भी हो, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो फेल बन जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? ज़माना आ गया तो माजी किसको कहेंगे, हाल किसको कहेंगे, मुस्तकबिल किसको कहेंगे? ये चीज़ समझ में आई? इसको तुम एक और मिसाल से आसानी से समझ सकते हो। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक और मिसाल से इसको समझ लो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बैठकर, मेरी दाएं जाने पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है हामिद, बाएं जाने पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है माजिद, और सामने एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है आबिद। हामिद, माजिद और आबिद। मैं क्लास में दाखिल होता हूँ, मैं इसकी तरफ रुक करके कहता हूँ हामिद तुमने सबक याद किया? तो कहता हाँ मौलवी साहब मैंने सबक याद कर लिया है। ठीक, फिर मैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ माजिद तुमने सबक याद किया? नहीं मौलवी साहब अभी याद कर रहा हूँ। फिर मैं सामने के वाले तालिब इल्म की तरफ मुतवज्जे होता हूँ, उससे कहता हूँ आबिद तुमने सबक याद किया? तो कहता नहीं मौलवी साहब अभी याद करूँगा। देखो पहले ने क्या कहा, मैंने उससे सवाल किया तुमने सबक याद किया? तो जवाब क्या दे रहा है? हाँ मैंने सबक याद कर लिया। उसने काम क्या किया है? काम क्या किया है? करने का, याद करने का काम किया है। लेकिन ये काम मेरे सवाल पूछने से पहले हो चुका है कि नहीं हो चुका है? वो वक्त गुजर चुका है कि नहीं गुजर चुका है काम का वक्त? तो इसका जो काम हुआ वो किस ज़माने में हुआ है? इसका काम माजी में समझा जाएगा। अब इधर मैं मुतवज्जे होता हूँ, उससे पूछता हूँ तुमने सबक याद किया? तो कहता है नहीं याद कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं सवाल उससे कर रहा हूँ उस वक्त वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम हाल कहेंगे। यानी काम अभी चल रहा है, हुआ नहीं है बल्कि हो रहा है। इस ज़माने को हम क्या कहेंगे? ज़माने हाल। आगे वाले केस से जब मैं पूछता हूँ तुमने सबक याद किया? तो कहता है याद नहीं किया है, याद करूँगा। जिस वक्त मैं उससे सवाल कर रहा हूँ उस वक्त काम हो चुका है? हो रहा है? नहीं बल्कि होगा, यानी आने वाले वक्त में होगा। तो यही क्या है? ज़माने माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो यही 3 ज़माने होते हैं, या तो माजी होगा, या तो हाल होगा, या तो मुस्तकबिल होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? अब एक आखिरी चीज़ समझो, इसी के बाद बंद कर दो। हर्फ देखो नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है? हर्फ। तो इसमें समझ में आ गया किसको कहते हैं? फेल समझ में आ गया किसको कहते हैं? अब उसके बाद क्या बचा हुआ है? हर्फ बचा। तो याद रखना फेल में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक काम और दूसरे ज़माना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ घट जाएगी तो फिर फेल बनेगा नहीं। जैसे एक लफ्ज़ है कल। कल जब तुम कहते हो तो आने वाला वक्त मुराद होता है ना, कल। इसमें ज़माना है कि नहीं है? कौन सा ज़माना है? कल, मुस्तकबिल। लेकिन कोई काम है तो कल का लफ्ज़ फेल बनेगा नहीं। ज़माना तो उसके अंदर है लेकिन काम नहीं है। हंसना एक काम है लेकिन इसके अंदर कोई ज़माना है तो ये भी फेल बनने के लिए कितनी शर्त है? 2 काम प्लस ज़माना। अब तीसरी और आखिरी चीज़ देखते हैं हर्फ। हर्फ बहुत आसान है, ठीक? इसको ज़रा मिसाल समझो। में, पर, से, तक। ये 4 अल्फाज तुम्हारे सामने। नंबर 1 में, नंबर 2 पर, नंबर 3 से, नंबर 4 तक। ये 4 लफ्ज़ तुम्हारे सामने। अच्छा देखो इन चारों लफ्ज़ का कोई माना है कि नहीं है? हैं? में का कोई माना नहीं है? अच्छा ठीक। पर का कोई माना नहीं है? से का कोई माना नहीं है? तक क्यों माना नहीं? माना है लेकिन माना वाज़ेह हो रहा है। अभी मैं कहूँ काफ़ी तो फौरन तुम्हारे जहन में क्या आ गया? काफ़ी की सूरत आ गई कि नहीं? माना वाज़ेह। पंखा, पंखे की सूरत आ गई कि नहीं? माना वाज़ेह। टाट, टाट की सूरत आ गई कि नहीं? माना वाज़ेह। लेकिन मैं तुमसे कहूँ में, माना है लेकिन माना वाज़ेह हो रहा है? नहीं हो रहा है। पद माना है लेकिन माना वाज़ेह हो रहा है? नहीं। से माना है से का लेकिन माना वाज़ेह हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसी तरह तक का भी माना है लेकिन माना वाज़ेह हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब जरा ठीक है, घर में
घर में, रोड पर, ठीक, मदरसा से, घर तक। अब देखो में का माना वादे हो गया कि नहीं, पर का माना वादे हो गया कि नहीं। अब इसको बंद कर लो। अब में का माना वादे है, बोल दो घर में का माना वादे हो गया कि नहीं। इसी तरह देखो रोड पर, रोड बंद कर दो, सिर्फ पर देखो माना वादे है रोड पर। अब माना वादे हो गया कि नहीं हो। तो ऐसे ही लफ्ज को हर्फ कहते हैं। लफ्ज कहते हैं उस हर्फ कहते हैं उस लफ्ज को जिसका माना तो हो लेकिन वो जब तक किसी दूसरे लफ्ज से ना मिले माना वादे ना। इसको हम क्या कहेंगे, हर्फ। हर्फ उस लफ्ज को कहते हैं जिसका माना तो हो लेकिन उसका माना उस वक्त तक वादे ना हो जब तक किसी दूसरे लफ्ज से ना मिले। समझा कि ये चीज हर्फ बहुत आसान है। देखो में माना है लेकिन वादे नहीं, जब उसको घर के साथ जोड़ दिया तो माना वादे हो गया। पर का माना है लेकिन जब तक उसको किसी लफ्ज से नहीं जुड़ा माना वादे हुआ नहीं हुआ। जैसे उसको तुमने रोड के साथ जुड़ा माना वादे हो गया। तो हर्फ ऐसे ही लफ्ज को कहते हैं। हर्फ कहते हैं उस लफ्ज को जिसका माना उस वक्त तक वादे ना हो जब तक उसको किसी दूसरे लफ्ज से ना जुड़े। तो चीज़ें समझ में आ गई। सब आज आपने पढ़ा है सबसे पहले नौ। मैंने बताया कि नौ में दो चीज़ें बताई जाती है, नंबर 1 कलमा और नंबर 2 कलाम। कलमा के बारे में क्या बताया जाएगा, कलमा के बारे में बताया जाता है किस तरह से एक कलमे के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज जोड़कर, मुख्तलिफ हर्फ जोड़कर मुख्तलिफ माना बनाया जा सकता है। एक ही कलमे के अंदर मुख्तलिफ हर्फ जोड़कर बहुत से माने बनाए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर कलाम। कलाम में क्या बताया था मैंने कि बहुत सारे जब अल्फाज आपस में एक खास तरतीब से मिलते हैं तो एक पूरी बात बनती है, उसको हम कलाम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कलमा और कलाम की तारीफ देखी। कलमा इंसान के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ को हम कलमा कहते हैं और इंसान के मुंह से निकलने वाली पूरी बात को हम कलाम कहते हैं। फिर उसके बाद हम आए कलमा की किस्मों में इस्म, फेल और हर्फ। इस्म के बारे में बतलाया मैंने, फिर फेल के बारे में, फिर हर्फ के बारे में।